तो हमारे देश में हमारे प्रोड्यूसर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को, बिजनेसमैन को प्रोटेक्ट किया गया फॉरेन कंपटीशन से। और उसको प्रोटेक्ट करने की वजह क्या थी? क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं वो इस पोजीशन में नहीं होती कि वो किसी कंपटीशन का सामना कर सके, ऐसे कंपटीशन का सामना कर सके जहाँ का गुड्स प्रोड्यूस बाय मोर डेवलप्ड इकोनॉमीज, जहाँ का गुड्स ज़्यादा डेवलप्ड इकोनॉमीज से प्रोड्यूस होता हो, क्योंकि वहाँ की मशीनरी, वहाँ का जो रॉ मटेरियल्स है वो एक अलग तरीके से तैयार होता है, उसकी फिनिशिंग, उसका मटेरियल, उसका कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, आप इसको समझ सकते हो कि देखो चाइनाज़ के टॉयज़ इंडिया के टॉयज़ से ज़्यादा सेल होते हैं। उसकी वजह क्या है? वो सस्ते होते हैं, उनमें क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग फंक्शन उसके अंदर होते हैं। इसके अलावा उनकी फिनिशिंग भी इंडियन टॉयज़ से बेहतर होती है। तो अब नाउ प्रोटेक्शन फ्रॉम इम्पोर्ट्स टू टू फॉर्म्स। तो इम्पोर्ट्स से हमने प्रोटेक्शन के लिए क्या किया? दो तरीके अपनाए, पहला टैरिफ का और दूसरा कोटा का। तो टैरिफ क्या होता है? ये टैक्स होता है जो कि गुड्स पर लगाया जाता है और दे मेक इम्पोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव। ये क्या करते हैं? जो इम्पोर्ट वाली गुड्स होती हैं उनको ज़्यादा महंगा कर देते हैं और जिसकी वजह से लोग उसका यूज़ कम कर देते हैं। कोटा क्या होता है? ये क्वांटिटी को स्पेसिफाई करते हैं कि किसी गुड्स की कितनी क्वांटिटी को इम्पोर्ट किया जाए। क्लियर है? नाउ क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड पॉलिसीज। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या थे? द अचीवमेंट ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान्स आर इम्प्रेसिव इंडीड। कि जो हमने फर्स्ट 7 प्लान्स में जो अचीवमेंट किए इंडियन इंडस्ट्री के अंदर वो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी इम्प्रेसिव थे। द प्रपोर्शन ऑफ GDP contributed by the industrial sector increased in the period of 11.8% in 1950-51 to 24.6% in 1991। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था GDP में वो 1950 में 11.8% था, लेकिन इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी की वजह से 1990 में वो बढ़ के 24.6 हो गया। ठीक है, यानी कि डबल से भी ज़्यादा हो गया। द राइज इन द इंडस्ट्री शेयर ऑफ GDP इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। तो अगर इंडस्ट्री के शेयर का GDP में कंट्रीब्यूशन बढ़ता है तो ये क्या है? डेवलपमेंट का एक अच्छा साइन है, इंडिकेटर है। ठीक है, इसके बाद आता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो नो लॉन्गर वाज इंडियन इकोनॉमी रेस्ट्रिक्टेड लार्जली टू कॉटन, टेक्सटाइल एंड जूट। अब क्या है? इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है सिर्फ कॉटन, टेक्सटाइल और जूट पे डिपेंड नहीं रहा। उसने क्या किया? बाकी सेक्टर्स पे भी हाथ आजमाना शुरू किया, उसने और चीज़ों में भी काम करना शुरू किया। पहले इंडियन इंडस्ट्री जो थी वो सिर्फ कॉटन टेक्सटाइल्स पे यानी कि कपड़े वपड़े पे और जूट पे डिपेंड थी, लेकिन अब इंडियन इंडस्ट्री अपने आप को एक्सपेंड कर रही थी। तो प्रमोशन ऑफ SSI, द प्रमोशन ऑफ SSI gave opportunities to those people who did not have the capital to start large firms to get into the business। तो इसमें क्या हुआ कि भाई SSI को प्रमोट किया गया, क्योंकि SSI जनरली वही लोग शुरू करते थे जिनके पास बहुत सारा पैसा नहीं होता था कि वो बिजनेस में लगा सके। डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन enabled the development of indigenous industries in the areas of electronics and automobile sectors which otherwise could not have developed। तो देखो फॉरेन कंपटीशन से हमें एक फ़ायदा ये भी हुआ कि हमारी जो इंडियन इंडस्ट्री थी वो खुद को इम्प्रूव करने लगी, खुद को मार्केट में लेके आई। किसकी मार्केट में लेके आई? इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट में लेके आई और ऑटोमोबाइल सेक्टर की मार्केट में लेके आई। तो यहाँ पे इंडियन इंडस्ट्री ने काम शुरू किया और धीरे धीरे अपनी धाक जमानी शुरू की। अगर ये फॉरेन कंपटीशन से गवर्नमेंट अपने इंडियन इंडस्ट्रीज़ को नहीं बचाती तो हमारा देश इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में तो कभी आ ही नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पे क्या है? आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको रिसोर्सेज चाहिए, और ये टेक्नोलॉजी, ये रिसोर्सेज आपको तभी मिलते जब आपके पास इन चीज़ों की कमी होती। क्योंकि कहते हैं ना कि ज़रूरत जो होती है, आवश्यकता जो होती है, वो हर आविष्कार की जननी होती है। इसका मतलब क्या है?
कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप कहीं ना कहीं से उस चीज़ का इंतज़ाम कर ही लोगे, लेकिन अगर वो चीज़ आपको पहले से ही प्रोवाइड की जा रही हो तो आप उसका इंतज़ाम अपने लिए नहीं करोगे, है ना। क्योंकि जब आपको पता है कि भाई मेरे को दोपहर का खाना मिलेगा, मेरे को रात का खाना मिलेगा, मेरे को कल का खाना भी मिलेगा, तो आप कोई एफ़र्ट नहीं करोगे। लेकिन आपको पता है कि मेरे को ना तो दोपहर का खाना मिलने वाला है, ना ही रात का खाना मिलने वाला है, ना ही कल का खाना मिलने वाला है, ना ही परसों का खाना मिलने वाला है, तो आप अपने खाने के लिए एफ़र्ट करोगे, कोशिश करोगे। अगर आपको काम नहीं आता है तो आप काम सीखोगे, अगर आपको तरीके नहीं पता तो आप तरीके निकालोगे, लेकिन अपना पेट तो भरोगे क्योंकि वो आपकी ज़रूरत है। अगर वो आपकी ज़रूरत है तो आपकी ज़रूरत ने आविष्कार को पैदा किया। आविष्कार का मतलब है कि ऐसी खोज को पैदा किया जो कि आप पहले नहीं करते थे। पहले आपको कोई काम नहीं आता था, अब आपने उसकी खोज करी, आपको वो काम आ गया, तो अब आप अपना पेट भर सकते हो। तो कुछ यही हालात इंडिया के साथ थे कि इंडिया को फॉरेन कंपटीशन से गवर्नमेंट ने बचाया, जिसके बाद इंडिया को महसूस हुई ज़रूरत इलेक्ट्रॉनिक्स में और ऑटोमोबाइल्स में। तो यहाँ पे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट सामने आए और उन्होंने और इलेक्ट्रॉनिक्स और मोटरमोबाइल्स के अंदर अपनी धाक जमानी शुरू करी। ठीक है, अब इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कमियां भी हैं। वो क्या है, देखो, इनएफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द पब्लिक सेक्टर, कि पब्लिक सेक्टर की जो वर्किंग थी वो काफ़ी इनएफिशिएंट थी। यानी कि शुरू में तो अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद सब क्या हुआ, ढीले पड़ गए। जैसे कि हम आज भी बोलते हैं कि भाई सरकारी ऑफिस में जो काम है बहुत लेट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई उनका कोई नुकसान तो होना नहीं, जॉब उनकी सेफ़ है, सैलरी उनकी सेफ़ है, तो वो क्या करते हैं, काम में ढीलापंती करते हैं, काम लेट करते हैं, जानबूझ के काम करते नहीं। जबकि यही चीज़ अगर आप प्राइवेट सेक्टर में देखो तो वहाँ सारी चीज़ें ज़्यादा ऑर्गेनाइज मिलेंगी। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर भाई हम काम नहीं करेंगे तो हमें सैलरी नहीं मिलेगी, हमें तो लात मार के निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप अपने काम को दूसरे से बेहतर नहीं करोगे तो दूसरा बंदा आपकी जगह ले लेगा, या हो सकता है कि वो आपसे भी ऊपर चला जाए, आपसे भी आगे निकल जाए। इसलिए पब्लिक सेक्टर धीरे धीरे इनएफिशिएंट होते चले गए। तो यहाँ देखो, वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक in the industrial sector was the inefficient functioning of the public sector। तो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जो सबसे बड़ी कमी थी वो ये था कि जो पब्लिक सेक्टर था उसकी जो फंक्शनिंग थी, उसका जो काम करने का तरीका था वो इनएफिशिएंट था, यानी कि बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मैनी पब्लिक सेक्टर फर्म्स इनकर्ड ह्यूज लॉस, कई सारे पब्लिक सेक्टर जो हैं मोटा मोटा लॉस देने लगे, but continue to function because it is difficult to close a government undertaking। लेकिन फिर भी वो काम करते रहे क्योंकि एक गवर्नमेंट यूनिट को बंद करना थोड़ा मुश्किल होता है, चाहे ये आपके लिमिटेड रिसोर्स को, देश के लिमिटेड रिसोर्स को बर्बाद ही क्यों नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि देखो, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, उनकी फैमिली उससे जुड़ी होती है। तो अगर उसको आप एकदम से बंद कर दोगे तो ना सिर्फ वो सारी फैमिलियाँ भूखी मर जाएंगी, बल्कि वो सारे लोग भी बेरोज़गार हो जाएंगे, जो कि गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाहती। क्योंकि गवर्नमेंट का तो मोटिव ये होता है कि नुकसान झेल लो लेकिन लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। तो इससे लोगों को तो फ़ायदा हो रहा था, उनके हाथ में रोज़गार तो था, उनका घर परिवार तो चल रहा था, चाहे गवर्नमेंट भले ही नुकसान में चल रही थी, है ना। तो गवर्नमेंट इसलिए उसको बंद नहीं कर सकती थी। अब देखो, मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ तो आपने MTNL के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो MTNL क्या है, टेलीफोन की सर्विस प्रोवाइड करता है। अब MTNL क्योंकि सरकारी यूनिट है, एक गवर्नमेंट यूनिट है, तो इसके काम में इतनी एफिशिएंसी नहीं है। जहाँ बाकी मोबाइल कंपनीज अच्छा खासा कमा रही है, वहाँ MTNL की सिम भी कोई नहीं ख़रीदता। जबकि आप देखो, MTNL वगैरह के प्लान जियो वगैरह से भी अच्छे होते हैं, सस्ते होते हैं। कभी आप देखना, गूगल सर्च करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि प्लान अच्छे होने से लोग उसकी तरफ क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि भाई जब लोगों को सस्ता मिल रहा है तो लोगों को तो ख़रीद देना चाहिए। क्योंकि जो इसका नेटवर्क होता है, जो उसका रेंज होती है, वो अच्छी नहीं है। आप कहीं पे भी जाओ, MTNL के टावर्स आपको नहीं मिलेंगे, आपको कनेक्टिविटी में दिक्कत आएगी, आपको इंटरनेट की स्पीड में दिक्कत आएगी। और ये सारी कमियां क्यों हैं? क्योंकि जो MTNL की फंक्शनल कमेटी है वो इतने अच्छे से काम नहीं करती है, वो कंपटीशन में नहीं आती है, वो नए नए तरीके नहीं लेके आती है, वो अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं देती है। वो नहीं देखती कि भाई मेरे अगर सर्विस में कनेक्टिविटी नहीं है तो उसको दूर किया जाए, मेरे सर्विस में अगर इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं है तो उसको बेहतर किया जाए। क्योंकि उनको पता है कि भाई उनकी तो गवर्नमेंट जॉब है, वो तो अपनी जगह फिक्स है।
इसलिए आज हालात ये हैं कि एमटीएनएल लगातार घाटे में है, लेकिन गवर्नमेंट इसको बंद नहीं कर पा रही। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि गवर्नमेंट इसको बंद कर देगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है गवर्नमेंट लाइफ टाइम इसको घाटे में उठाएगी, तो गवर्नमेंट इसको एक टाइम पे बंद कर देगी। और यही वजह होती है कि जो गवर्नमेंट सब्सिडरीज होती हैं वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाती, क्योंकि वहाँ पे जो काम करने वाले लोग होते हैं वो इतने एफिशिएंटली काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर इस बात का कोई डर नहीं, प्रेशर नहीं होता कि अगर उन्होंने काम नहीं किया तो उनकी जॉब भी जा सकती है। इसलिए आज के टाइम में भी लोग सरकारी जॉब को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी अच्छी होती है। अच्छा, इसके बाद है एक्सेसिव रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। द excessive regulation of what came to be called the permit license Raj prevented certain firms from becoming more efficient. More time was spent by industrialists in trying to obtain a license or lobby with the concerned minister rather than on thinking about how to improve their products. तो क्या हुआ था कि जब इंडस्ट्रीज़ को शुरू किया गया, गवर्नमेंट ने इनको बोला कि आप इंडस्ट्री शुरू करते, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, जिसमें से एक रिस्ट्रिक्शन ये थी कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब लाइसेंस जो है ये एक सबसे ख़राब पॉलिसी साबित हुई, क्योंकि जो बिजनेसमैन होता था उसको लाइसेंस लेने में ही इतनी भागदौड़ करनी पड़ती थी कि वो उसका सारा टाइम लाइसेंस को लेने में ही लग जाता था। कभी वो किसी ऑफिस में चक्कर काट रहा है, कभी वो किसी ऑफिस में चक्कर काट रहा है, कभी उसकी फ़ाइल यहाँ घूम रही है, कभी वहाँ घूम रही है, कभी उसको किसी बाबू का इंतज़ार करना पड़ रहा है, किसी ऑफिसर का इंतज़ार करना पड़ रहा है, कभी किसी और ऑफिसर का इंतज़ार करना पड़ रहा है, तो उसकी फ़ाइल किसी भी वजह से कभी भी कहीं भी लटक जाती थी। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो परेशान होकर सोचता था कि यार मैं लाइसेंस लेने के लिए इतनी भागा दौड़ी कर रहा हूँ, तो मेरा तो सारा टाइम लाइसेंस में निकल रहा है, ना तो मैं ये सोच पा रहा हूँ कि अपने बिज़नेस को कैसे बढ़ाऊँ, ना मैं ये सोच पा रहा हूँ कि अपने बिज़नेस में कौन कौन से नए प्रोडक्ट लाऊँ। तो इससे क्या होता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं डीमोटिवेट होते हैं, तो वो नया काम शुरू नहीं करते हैं, अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए मोटिवेट नहीं होते हैं। तो ये सारी कमियाँ थी जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। अब नो इंसेंटिव फॉर प्रोड्यूसर्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन द एब्सेंस ऑफ फॉरेन कंपटीशन। अभी हमने बोला कि फॉरेन कंपटीशन से हमारे सरकार ने हमारे प्रोड्यूसर्स मैन्युफैक्चरर्स को इसलिए बचाया ताकि वो अच्छे से मार्केट को समझे, अपने माल को बेचे, ताकि जो लोग हैं वो उनके माल को ख़रीदें, ना कि फॉरेन कंट्री से आए हुए माल को ख़रीदें। ठीक है, लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ कि इसका नुकसान ये हुआ कि जो इंडियन प्रोड्यूसर्स थे वो ये समझ बैठे थे कि भाई हमें तो कोई कंपटीशन दे ही नहीं रहा, जो माल हम बना रहे हैं वो कोई और बनाता नहीं, तो लोगों को तो हमसे ख़रीदना ही है। अब चाहे वो हम अच्छा बनाएं या बुरा बनाएं, ठीक है, तो चाहे वो हम अच्छा बनाएं या बुरा बनाएं, महंगा बेचें या सस्ता बेचें, लोग तो ख़रीदेंगे ही। तो इसलिए उन्होंने कभी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान ही नहीं दिया, जिससे हुआ क्या कि लोग जो हैं उनको वो अच्छा माल नहीं मिलने लगा। हमारे प्रोड्यूसर्स की जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है अच्छा करने की, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। तो ये भी इसकी एक कमी थी। तो कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट फोर्स आर प्रोड्यूसर टू बी मोर एफिशिएंट। तो कंपटीशन क्या करता है, वो इंपोर्ट से आने वाला कंपटीशन क्या करता है, वो फोर्स करता है हमारे प्रोड्यूसर्स पर कि वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएं। मोर एफिशिएंट मतलब ज़्यादा अच्छे से काम करने लगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमने देखो यहाँ पे प्लान एंड पीरियड, फोकस ऑफ द प्लान और द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स की एक टेबल बनाई है, जिसमें हमने ये देखा है कि 1951 से लेके अभी तक जितने भी 1990 तक हमारे 5 ईयर प्लान्स बने, उनमें हमने किस किस चीज़ पे फोकस किया। तो देखो हमको पढ़ते हैं इसको। हमारा पहला प्लान आया था 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। तो ये 5 साल का प्लान था। इसमें हमने 2 चीज़ों पे फोकस किया कि सबसे पहले तो हम अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि ये जो प्रोडक्शन है ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि एक ही आदमी के हाथ में सारी चीज़ें ना रहे, सबके हाथ में थोड़ी थोड़ा पहुँचे, है ना, बराबरी पहुँचे, इक्विटेबल रहे, बराबर रहे। सेकंड प्लान हमारा 1956 से 1961 तक चला। इसमें हमारे 2 प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव थे कि एक तो हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाएं, यानी कि अपनी इंडस्ट्री में बनने वाले प्रोडक्शन को ज़्यादा करें। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, जो हैवी इंडस्ट्री है उसका विकास करें। तीसरा प्लान 61 से 66 तक आया, ये भी 5 साल का था। इसमें हमारा क्या
मेन फोकस बना। पहला सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, यानी कि इतना अनाज पैदा करें कि हमें दूसरे देश पर निर्भर ना होना पड़े। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार पैदा करें। एंड रिडक्शन इन इनक्वालिटी, और ये जो अमीर और गरीब के बीच में खाई पैदा हो रही थी कि अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होता जा रहा था, उसको कम किया जा सके। चौथा प्लान देखो हमारा 1969 से शुरू हुआ। तो देखो आप थर्ड प्लान देखो 1966 पे ख़त्म हो रहा है, तो यानी कि चौथा प्लान हमारा 66 में ही शुरू होना चाहिए था, लेकिन ये 69 में शुरू हुआ। तो यहाँ पे मैंने एक नोट 1 लिखा हुआ है। ये नोट 1 आपको नीचे अभी मैं स्क्रॉल करूँगा तो दिख जाएगा। मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या था कि 3 साल के एनुअल प्लान लाए गए थे, ठीक है। 5 ईयर प्लान नहीं लाए गए थे, 3 साल के एनुअल प्लान लाए गए थे। इस वजह से जो चौथा 5 ईयर प्लान आया वो 69 में आया। तो 69 से 74 तक चला, और इसमें हमने 2 प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव बनाए कि एक तो अपनी ग्रोथ के प्रोसेस को एक्सेलरेट करना है, यानी कि ग्रोथ को बढ़ाना है। दूसरा प्राइस स्टेबिलिटी करनी है, यानी कि जो चीज़ें लगातार महंगी हो रही हैं, चीज़ों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उनमें स्टेबिलिटी लेके आनी है। पांचवा प्लान देखो 74 से 79 तक चला। इसमें हमने क्या किया, लिविंग स्टैंडर्ड को रेज़ किया, लोगों के रहन सहन के स्तर को उठाया, ठीक है। उनको बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ दी, जिससे कि उनका रहन सहन का स्तर ज़्यादा अच्छा हो सके। छठा प्लान हमारा आया बेटे 1980 में। तो देखो यहाँ पे नोट 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 79 से 1980 पे चीज़ आई। तो यानी कि 1 साल का यहाँ पे गैप आया, तो उस 1 साल में एनुअल प्लान आया था, ठीक है। तो सिक्स्थ प्लान जो हमारा शुरू हुआ 1980 से 85 शुरू हुआ, और यहाँ पे हमारे 3 जो मेन ऑब्जेक्टिव थे, सबसे पहले गरीबी को कम करना था, दूसरा इनइक्वालिटी को कम करना था, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना था। सातवां प्लान आया 85 से 1990 तक। तो इसमें देखो हमारे 2 प्रोग्राम क्या थे कि हमें एक तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करनी थी, दूसरा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटीज़ को भी बढ़ाना था। तो देखो यहाँ पे नोट मैंने लिखा हुआ है, पहला नोट जो कि हमारा 4th प्लान में आया था, उसमें क्या लिखा था कि देयर वर 3 एनुअल प्लान्स बिटवीन 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक। तो 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक के हमने प्लान लिए 3 एनुअल। और दूसरा जो हमारा एनुअल प्लान आया वो 79 से 1980 तक आया, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर लीजिएगा। थैंक्स।